हेलो बच्चों, आवाज वगैरह आ रही है सबको? आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तुमको शीट मिल गई ना? यस मैम। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। जीत ऐप पे अपलोडेड है ना शीट, या फिर हार्ड कॉपी की बात कर रहे हो तुम? हार्ड। मैम रिलेटिव की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ, हाँ वो तो मिल गई मैम, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मिल गई। नहीं, मैं जीत ऐप की बात कर रही हूँ कि जीत ऐप पे है कि नहीं। यस मैम, जीते पे एक हिंदी के अंदर है और एक में सॉल्यूशंस है। ठीक है ठीक है चलो। स्टार्ट क्यों क्वेश्चन करेंगे नंबर रोल? A1 बताना। अच्छा, मैंने वो शीट तो ली नहीं, एक मिनट रुको। मैम डिस्कशन आपने पिछली क्लास में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है बताओ? √3 u⁴/8g²। अच्छा, सही हो सकता है आंसर, क्योंकि मतलब कैसे किया आपने, बताओ। सर मैम पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल ली, फिर उसके अंदर मैम इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर उसकी रेंज की वैल्यू तक। हाँ सही है। एरिया निकालने का भाई इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया ही तो देता यस मैम। है ना? तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार क्लिक कर गया कि भाई इंटीग्रेशन एरिया देता है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ये एंगल यू है और ये 60 डिग्री है। तो आपका जो इसके अंदर, शेयर नहीं हो रही थी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। मैम। हाँ बोलो बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कर लूँ मैं ना, पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है, एक मिनट। वो आई नहीं रहा ऑप्शन। कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो हाँ, कुछ बोल रहा था कोई, बीच में टोक रहा था, कुछ बोलने वाला था, कुछ बोलो देवांशी। मैम मैं ऐसे बोल रही थी कि इसमें इंटीग्रेशन ब्रेक करके करना है क्या? 0 to r/2 फिर r/2 to r। नहीं, जरूरत क्या है जब आपको इस पूरे पाथ y का नाम पता है। क्या पता है इस y का नाम? y इक्वल्स टू x tan थीटा, है ना? मैं चाहूँ तो 1 - x/r भी लगा सकती हूँ, ये भी लगा सकती हूँ, है ना? थोड़ा और आसान दिखेगा। फिर मेरे को उस y का पूरा नाम पता, और मैंने जब इंटीग्रेशन सीखा होगा तो आपको आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द कर्व। सो y dx कर लेती हूँ मैं। तो मेरे को पता है कि भाई ये y dx क्या होता है, कि भाई आप एक dx विड्थ की स्ट्रिप लेते हो, है ना? dx विड्थ की स्ट्रिप लेते हो, ठीक है? उस dx पे मान लो आपका जो लेंथ है वो y है, तो इसको रेक्टेंगल मान के अपन y dx एरिया लिख लेते हैं। और ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे काफी सारे, तो उन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम कौन कर देता है? इंटीग्रेशन कर देता है। जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया होगा, तो ये सिग्मा क्या करता है? सम ही तो करता है। तो ऐसे ही ये जो इनफाइनाइट चीजें होती है, छोटी 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 छोटी, उनका सम कौन कर देता है? इंटीग्रेशन। लिमिट किस पे जाएगी? x पे। आपको पता है यहाँ पर भाई x इक्वल्स टू 0 है, आपका x इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? r के बराबर, जो किसके बराबर होगा? u² sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाय g। सो दैट विल बी u² into √3 डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से 0 से कितना ये हो जाएगा? u² √3 बाय 2g तक इंटीग्रेट कर देंगे, तब तो हो जाएगा। tan थीटा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर x tan थीटा 1 - x/r को इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, सिंपल 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा। बोलो। यस मैम। आंसर वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना इजी है। tan थीटा कांस्टेंट है, इसलिए अपन से बोलेंगे x tan थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, ठीक है? लिमिट लगाएंगे 0 से r माइनस, फिर इसमें tan थीटा तो आ ही गया अगले वाले टर्म में भी, और r भी है ही, और -x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3 ये होगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से r। सही है? सही है? यस मैम। यस मैम। और कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? हाँ। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा r²/2 tan थीटा
ठीक है, आर स्क्वायर बाय 2 टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा आर क्यूब टेन थीटा बाय 3r, तो ये हो जाएगा आर क्यूब टेन थीटा बाय 3r, एक आर से एक आर उड़ जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 3 इंटू टेन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 6 इंटू टेन थीटा, और रेंज की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, यू स्क्वायर रूट 3 बाय 2g, तो u की पावर 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4g, ये तो हो गया अपना रेंज, इंटू 1/6, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है। आंसर आ गया यहाँ से, जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना बताया है आंसर, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा रूट 3 u की पावर 4 बाय 8g, सही है। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ये तो ज्यादा टफ तो नहीं था, है ना। यस मैम। हाँ मैम। हाँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, जो हमारी शीट में था उससे थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हैं हम, है ना। चलो नेक्स्ट, पार्ट 1, A1, A2, A3, A4, चलिए B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, मैम D1 एक्सप्लेन कर दो। मैम D1 बताना। D1 से पहले किसी को डाउट नहीं है, सेक्शन बी में किसी को डाउट नहीं है, सबसे हो गया। यस हो गया मैम। चलो यस मैम। गुड गुड, वेरी गुड। D1 पूछते हैं, D1 में क्या है बेटा, क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, ये अज्यूम कर रहा है, क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन क्वेश्चन की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। एक्चुअली जब ये जो पाइप है ना, ये समझ लो जैसे हेयर होते हैं ना, हेयर, अपना हेयर समझ लो कितना बारीक होता है, वैसा सा कुछ थिन पाइप की तरह इसको अज्यूम करो। ठीक है ना, तो ये आपसे चाहता है कि जो आप रेन वैसे तो गिर रही है यू वर्टिकल, वर्टिकल गिर रही है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी v, वो स्पीड आप इसमें ऐड करोगे उल्टा करके, तो ये रेन टेढ़ी हो जाएगी। तो इस ये कब नहीं भीगेगा, जब रेन ऐसे गुजर जाए, है ना, और रेन ऐसे गुजर जाए, समझ रहे हो, पैरेलल गुजर जाए, तो ये नहीं भीगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, इस क्वेश्चन की Yes, ma'am. भावना ये है ना। अगर तुमने क्या करा कि रेन को ऐसे कर दिया, जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारी कार्ट है और उस पर ये पाइप है, और तुमने रेन को किसी और डायरेक्शन में कर दिया, रेन को मान लो ऐसे कर दिया तुमने, तो ये उस पाइप को हिट करेगा और इससे ये पाइप भीगेगा। तो हमें रेन को क्या करना है, पाइप के पैरेलल करना है ताकि ये भीगे नहीं। तो हमें पता है सिंपल सा कि भाई पाइप का एंगल क्या होना चाहिए। तो आपको पता रेन कितने से गिर रही है, रेन कितने से गिर रही है बेटा, 6 से गिर रही है ना, है ना, और Yes, ma'am. कार्ट कितने से चल रही है, 2 से, तो इसका मतलब कार्ट की वेलोसिटी उल्टा कर दो, तो ये जो एंगल हो जाएगा, पाइप का बोला ना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालना है। तो टेन थीटा आपके सामने क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 6, और बेस क्या हो जाएगा 2, तो 6/2 इक्वल्स टू 3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3। ठीक है, यस मैम। D2, D3, D4, E1, E2, कोई डाउट नहीं है E1, E2 में। चलिए A1, मैम E1। E1 बताना है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैं भी वही बोल रही थी इवन। E1, अच्छा E1 देखो बेटा, इसमें क्या है कि आपको बोला है कि पार्टिकल इज केप्ट एट ओरिजिन एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 5,0 विद वेलोसिटी -4i कैप प्लस 3j कैप। तो आप इसको एक काम करो, ऐसे बनाओ कि भाई पार्टिकल तो ओरिजिन पे है ना, आ रही बात समझ में, और दूसरा पार्टिकल जो है वो 5,0 पे है विद वेलोसिटी -4,3, तो अपन यहाँ पर रख देते हैं दूसरे पार्टिकल को, और ये 5,0 हो गया, और ये कितने से चला -4,3। तो आपको समझ में आ रहा है -4,3 मतलब एक कंपोनेंट तो लेफ्ट में है और एक कंपोनेंट ऊपर है, तो नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहा होगा, तो कुछ ऐसे चल रहा है ये पार्टिकल। ma'am. चमक रहा है ना। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंगल भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये कंपोनेंट 4 है और ये कंपोनेंट 3 है, तो ये एंगल भी निकल जाएगा, एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। अपन कैसे निकालते हैं एंगल, देखना, -4i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है ना, तो tan थीटा जो होता है वो j कैप का कोएफिशिएंट 3 और i कैप का कोएफिशिएंट -4 होता है, समझे बेटा। यस। ठीक है, j कैप का कोएफिशिएंट और i कैप का कोएफिशिएंट, तो थीटा यहाँ से 37 डिग्री निकाल लिया आपने, पर मैम माइनस साइन है, तो एक्चुअली 37, वैसे तो अपन एंगल यहाँ से काउंट करते हैं, बट अभी यहाँ पर एंगल यहाँ से बोल रहे हैं ना अपन 37 डिग्री, तो
एंगल को आप देख लेना कि कहाँ से ले रहे हो आप, पर आपको एक मोटा मोटी ये थीटा एंगल मिल गया आपको 37 डिग्री, सही है ये बात। यस मैम। और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका जो एंगल है वो यहाँ से ऑब्ट्यूज बनेगा, तो सही बात है, ऑब्ट्यूज ही बनेगा वो तो, है ना, माइनस साइन का मतलब। तो क्वाड्रेंट चेक कर लो आप माइनस प्लस से, तो कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। और फिर उसके बाद एंगल अपन सीधा जे कैप का कोएफिशिएंट अपॉन आई कैप के कोएफिशिएंट करके सीधा अपन पहले एंगल देख लें हॉरिजॉन्टल के साथ, और क्वाड्रेंट आप साइन देख लो कि भाई आई कैप का साइन क्या है और जे कैप का साइन क्या है। जैसे मैंने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आपको 37 दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये लिख लिया आपने, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। आप देखो tan थीटा अगर मैं 3/4 दे दूं तो आपका थीटा 37 भी डिग्री भी हो सकता है, और 180 प्लस 37 कितना होगा, 180 प्लस 37 217 डिग्री भी हो सकता है। और tan थीटा इक्वल टू -3/4 बोला है, तो थीटा आपका 180 में से 37 जाएगा तो 143 भी बचेगा, और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल बनेगा, 360 में से 37 घटा दो, जो भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके दो दो एंगल बनेंगे, तो वो एंगल कौन सा चूज करना है वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो इस समय, समझ रहे हो। यस मैम। तो इसलिए आप मेरे हिसाब से तो आप सिंपल जे कैप का कोएफिशिएंट 3 और आई कैप का कोएफिशिएंट 4 ले लो, उससे एंगल निकाल लो एक्यूट वाला, और फिर जज कर लो कि भाई वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ से होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ से एंगल होगा, ठीक है। ये तो पूरी रामायण हो गई। तो अब क्या है कि ये तो आपको एक पार्टिकल यहाँ दिया था, दूसरा पार्टिकल 5,0 पे है और पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट से मिनिमम दूरी के लिए क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये लेंथ कितनी है 5, तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा 5 sin 37, सो 5 × 3/5, तो कितना हो जाएगा आंसर 3 मीटर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आपको कि डी मिनिमम निकालना हो तो क्या करेंगे हम, R12 है ना क्रॉस V12 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था V12, सिखाया था। यस मैम। क्यों आ रहा था ये फॉर्मूला, क्योंकि देखो आप अभी भी ऐसा कह सकते हो कि आर साइन वाला चीज आया ना, साइन वाला है ना, जैसे मान लो आप A क्रॉस B करते हो तो आपको AB साइन थीटा मिलता है, आपका ये समथिंग वैल्यू जो है ना ये A साइन थीटा समथिंग है, तो A साइन थीटा जो है वो A क्रॉस B अपॉन B होगा, तो वैसी चीज आ रही है ये A क्रॉस B अपॉन B, ठीक है ना। तो मैंने आपको R12 लिखना सिखाती हूँ मैं, तो सबसे पहले पहला पार्टिकल जो है वो 0 i कैप प्लस 0 j कैप पे है, और दूसरा पार्टिकल किस पे है 5 i कैप प्लस 0 j कैप पे है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 i कैप आ जाएगा, ठीक है। फिर V1 पार्टिकल 0 पे है और V2 पार्टिकल की स्पीड क्या है -4 i कैप प्लस 3 j कैप, तो V1 माइनस V2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 i कैप माइनस 3 j कैप आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ, तो -5 i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया 4 i कैप माइनस 3 j कैप के साथ, और नीचे क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है मुझे 5। अब i क्रॉस i तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, i क्रॉस i तो 0 होता है, और i क्रॉस j k होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 5 3 जा 15, i क्रॉस j कितना हो गया k कैप हो गया डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना आ गया 3। वैसे भी अपन को तो मैग्नीट्यूड लेना था, डायरेक्शन तो ले ही नहीं थी, अरे डायरेक्शन तो मैम बोलो। मैम मैं नोट ही नहीं कर पा रही, आप स्लाइड बैक कर दो प्लीज। हाँ नोट करने का टाइम ले लो। अपन को क्या करना था R12 क्रॉस V12 करना था डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड लेना था, और फिर V12 का मैग्नीट्यूड लेना था, तो R12 का मैग्नीट्यूड आ गया ना ये चीज, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना आया 15 k कैप आया, तो 15 k कैप का मैग्नीट्यूड, और V12 का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है √4² प्लस 3² करके 5 निकाला है। क्लियर है ना बेटा ये चीज, तो फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यस मैम। यस मैम। तो ये फॉर्मूला लगाना है,
चलो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, मैम एक बार 3। स्लाइड आगे करना। चलो एक्सरसाइज पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में 1, 2, 3, 4, मैम A3 A3 ना बेटा, देखो A3 पार्ट 2 का A3 ना, ये देखो XT हो गया, ये आपको ग्राफ दे रखा है ना। अब आप ग्राफ से घबरा गए, बट एक बात बताओ मुझे कि ये कार C1 है, ये C2 है और ये C1 है। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये आपका कुछ θ1 होगा और ये θ2 होगा? तो मैं ऐसे बोल Yes, सकती हूँ वेलोसिटी ऑफ कार 2 विल बी tan θ2 और वेलोसिटी ऑफ कार 1 विल बी tan θ1। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है ना सर, रिलेटिव वेलोसिटी, तो VC1 माइनस VC2 इक्वल्स टू कार 1 की वेलोसिटी माइनस कार 2 की वेलोसिटी विल बी tan θ1 माइनस tan θ2। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो θ1 बदल रहा ना θ2 बदल रहा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो मतलब कि इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं होगी, क्योंकि θ1 θ2 बराबर भी नहीं है, तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी ना, जीरो तो नहीं आएगा ना ये चीज। yes, ma'am. ठीक है, अब इसी तरीके से A4 हो जाएगा, क्योंकि A4 में ये VT दे रखा है, तो आपका अब क्या निकलेगा? ये एक्सेलरेशन निकलेगा। समझ रहे हो? ये क्या निकलेंगे अब? Yes, ma'am. एक्सेलरेशन निकलेंगे। Yes, ma'am. तो एक्सेलरेशन अब तुम्हारा कांस्टेंट आ जाएगा एक तरीके से। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो V रिलेटिव होगा इक्वल्स टू U रिलेटिव प्लस A रिलेटिव इनटू T हो जाएगा। तो शुरुआत में तो दोनों जीरो से स्टार्ट किए, तो U रिलेटिव तो जीरो है, लेकिन A रिलेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी टाइम के साथ। Yes, ma'am. ठीक है, A5, A6, B1, B2, B3, C1, C2, C3। मैम एक बार C3 बता। बेटा खुशबू प्रेजेंट है इस क्लास में? अभी एक थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उसने मुझे मैसेज किया था। खुशबू कहाँ है? उसमें है क्या प्रेजेंट? खुशबू बेटा प्रेजेंट हो आप क्लास में? प्रेजेंट तो है। कोई दिक्कत है बेटा पूछ लेना डाउट, ठीक है? बोलती नहीं है तो, अरे भाई बोल भाई, बोलो भाई। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो पूछ लेना, ठीक है? क्या बोल रही थी मैं? कौन सा पूछा था आपने मुझसे? मैम C3 C3 पूछा था, हाँ। तो ए बोट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू वाटर, क्रॉसेस द रिवर विथ दिस शॉर्टेस्ट पाथ बोला है ना बेटा, टाइम टेकन। तो शॉर्टेस्ट पाथ में मैंने आपको टाइम सीधा सीधा ये बताया था ना कि d अपॉन अंडर रूट VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, मैंने पूरा सिखाया था ये तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय आपका VMR कितना है? 5 स्क्वायर और माइनस रिवर कितनी है? 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 480। सिखाया था कि याद आ गया बेटा? Yes, ma'am. है ना, ये फॉर्मूला था। आपने क्या लगा दिया होगा मैं बताऊं, आपने लगा दिया होगा d अपॉन VMR साइन थीटा। एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ में वो अपना जो एंगल होगा वो कुछ इस तरह से रखेगा, मैंने आपको सिखाया था शॉर्टेस्ट पाथ में, तब जाके वो यहाँ पहुंच पाएगा सीधा, है ना? तो इसका मतलब Yes, ma'am. फॉर्मूला तो वही है, d अपॉन VMR साइन थीटा, क्योंकि ले जाने वाला फैक्टर उसको अभी भी यही है, ले जाने वाला फैक्टर अभी भी उसका यही है, VMR साइन थीटा। लेकिन अब आपको पता है कि भाई सामने पहुंचना है, तो उसका मतलब VMR cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए था? VR के बराबर। तो cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? VR अपॉन VMR।
फिर यहाँ से अपन साइन थीटा निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर अपॉन वी एम आर। फिर अपन यहाँ पुट करेंगे तब जाके ये फॉर्मूला आता था, याद करो। यस मैम। याद आ गया बिल्कुल, जिसने पूछा है ना। चलो पूरी थ्योरी समझा रखी है मैंने, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम का टाइम पीरियड, ठीक है। चलो C4, Yes, ma'am. See. an aeroplane pilot set a compass course due west and maintains an airspeed of 240 km/h. After flying for half an hour, he finds himself over a town that is 150 km. तो maintains an airspeed of, है ना, तो इसका मतलब आपको ये VAW दे रखा है, VAW दे रखा है -240 I cap, वेस्ट में चल रहा है ना वो। हाँ हाँ। After flying for half an hour, he finds himself over a town that is 150 km west and 40 km south, और the velocity of the wind। तो आपको पता है विंड किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, किसी भी यस डायरेक्शन। मैम। तो जब आपको ये पता लग जाए ना कि कोई भी चीज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो बेटर है कि आप उस विंड के दो कंपोनेंट्स मान लो, एक V1 मान लो और एक V2 मान लो। अब सोचो अगर इस डायरेक्शन में चल रहा होगा विंड तो V1 V2 दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। इस डायरेक्शन में विंड चल रही होगी तो V1 नेगेटिव आ जाएगा, V2 पॉजिटिव आ जाएगा। इस डायरेक्शन में V1 पॉजिटिव हो जाएगा, V2 नेगेटिव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में चल रही होगी तो V2 नेगेटिव आ जाएगा, V1 0 आ जाएगा। मतलब जब भी तुम्हें कोई भी ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जिसकी डायरेक्शन के बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देखना मैं इस लैंग्वेज का यूज पूरी फिजिक्स में करूंगी कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी तुम्हें नहीं पता, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी तुमको नहीं पता, तो तुम उस चीज को हमेशा दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके माना करो। जैसे मैंने विंड की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट V1 मान लिया और दूसरा कंपोनेंट V2 मान लिया। क्या आपको समझ में आ रही है चीज? यस मैम। उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया कि सारी जो कंडीशंस हैं वो कवर हो गई, सारे जो एंगल्स हैं वो कवर हो गए। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर मान लो सपोज करो प्योर ईस्ट में चल रही होगी विंड, तो V1 कुछ वैल्यू आ जाएगी, V2 0 आ जाएगा। वेस्ट में चल रहा होगा तो V1 नेगेटिव आ जाएगा, V2 0 आ जाएगा। नॉर्थ में चल रही होगी विंड तो V2 नेगेटिव आ जाएगा। साउथ में चल रहा होगा तो V2 पॉजिटिव आ जाएगा, V1 0 आ जाएगा। ऐसे बीच में चल रहे होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के सेट ऐसे बैठेंगे कि सारी जो डायरेक्शंस है वो कंसीडर हो जाएंगी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी नहीं पता, तो उसको हमेशा दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके अज्यूम कर लिया करो। अगर तुमने सिर्फ V मान लिया ऐसे विंड की वेलोसिटी, या ऐसे मान ली, इसका मतलब तुमने तो जज कर लिया कि वो तो वेस्ट में ही फ्लो कर रही होगी, तुमने तो मान ही लिया कि Yes, वेस्ट में फ्लो कर रही होगी, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा ना वो चीज। तो बोलो, अब सोचो कि वो यहां पर है, अभी मान लो एरोप्लेन यहां पर था, है ना, A पॉइंट पे, और उसके बाद वो कहाँ मिला, वो कहाँ मिला, वो मिला 150 किलोमीटर वेस्ट, वो 150 किलोमीटर वेस्ट मिला। मतलब ये चीज कितनी है, 150 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर कितना मिला, वो 80 किलोमीटर साउथ मिला। तो इसका मतलब यार उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, एक बात बताना, उसकी डायरेक्शन 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लिख लो, हाँ 40 किलोमीटर। अब उसकी डायरेक्शन ऐसे थी एरोप्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड, और तुम्हें पार्टिकल जो है एयर के रिस्पेक्ट में वो तुम्हें यहां मिला, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव किया, मतलब VA जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तुम्हें यहां मिला। तो विंड ऑफ कोर्स, विंड की डायरेक्शन ना कुछ यहीं रही होगी ऐसे, मतलब इस लाइन के इस तरफ ही रही होगी, तभी तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि VA कैसे निकलेगा, VAW प्लस VW करके। ये चक्कर समझ में आ रहा है तुमको? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। पहले तो आप शांत हवा में एरोप्लेन की स्पीड लो और फिर हवा का इफेक्ट उसमें जोड़ दो, तब जाके आपको एरोप्लेन का जो एक्चुअल ग्राउंड से दिखेगा वो वेलोसिटी दिखेगी आपको। तो आपको पता है ना कि A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच से ही निकलेगा। बोलो यस मैम। तो कोई सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने तो रैंडम V1 और V2 मान लिया, पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि V2 तो पॉजिटिव आना ही आना है, क्योंकि इसको नीचे कौन लेके जाएगा फिर। यस मैम।
एरोप्लेन के पास तो है नहीं कोई कंपोनेंट, तो V2 तो पॉजिटिव आना ही आना है, ये तो मुझे दिख रहा है। और V1 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन देखो इस एरो की तरफ भी हो सकती है और इस एरो की तरफ भी हो सकती है। तो चलो चेक करते हैं। ये तो मैं आपको हर आईना बता रही हूँ उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन काफी इजी है। यस मैम। देखो यहाँ पर ये चीज 40 किलोमीटर है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना है 240। ठीक है, तो मैं ऐसा कह दूं कि जब आप एरोप्लेन की वेलोसिटी में जो 240 इस तरफ है उसमें विंड का जोड़ोगे V1, तो इफेक्टिव इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड आ गई, 240 माइनस V1 आ गई। देखो यस मैम। एरोप्लेन की स्पीड तो इस तरफ 240 है, ये तो एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड की बात हो रही है, और विंड की तुमने इस तरफ V1 मान ली और इस तरफ V2 मान ली, क्योंकि तुम इसकी डायरेक्शन के बारे में श्योर नहीं थे। तुम दो कंपोनेंट्स मानोगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तुम ऐसे भी मान सकते हो, है ना, तुम ऐसे भी मान सकते हो, उससे तो वो तुम्हारी चॉइस है। मैं अभी ये मान रही हूँ, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड। अब मैं दोनों को जोड़ती हूँ, तो VA इक्वल्स टू VAW प्लस VW करते हैं। तो मैं बोल दूं कि ये 240 लेफ्ट में है और V1 राइट में है, तो नेट 240 माइनस V1 लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली वेस्ट में जा रहा है इसलिए मैंने वेस्ट वाला बड़ा ले लिया, और साउथ में जा रहा है तो मैंने V2 लिख दिया। सही है जोड़ने पर? यस मैम। ठीक है, अब मैं कह दूं कि भैया ये तो स्पीड है, ये तो क्या है, स्पीड है। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड इनटू टाइम आधा घंटा इक्वल्स टू कितना चला है वो वेस्ट में 150। और वर्टिकल में बात करूं, ये तो वेस्ट की बात हो गई कि वेस्ट में वो इतना चला, वर्टिकल यानी कि साउथ में कितना चला, तो V2 इंटू टी कितना है, हाफ घंटा, और ये कितना है 40। तो यहां से 240 माइनस V1 इंटू हाफ इक्वल्स टू 150 दे रखा है, और V2 इंटू हाफ इक्वल्स टू 40 दे रखा है। तो V2 यहाँ से कितना आ गया, 80 आ गया, और यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देख लो 60 नहीं आ रहा, 60 नहीं आ रहा क्या, देखना 60 में माइनस नहीं, कुछ V1 कुछ और आएगा 300। मैम हाँ बोलो। मैम एक ये कंडीशन तो मैम फेवरेबल ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि मैम अगर V1 की स्पीड अगर माइनस कर देंगे तो आधी घंटे में वो कभी 150 ट्रेवल ही नहीं करेगा। एक मिनट रुको, पहले तो ये समझ में आ गया सब बच्चों को, ये आंसर समझ में आ गया। 60 इस तरफ है और 80 इस तरफ है, और 60 भी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव वो भी चेक कर लो। एक मिनट, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि हाँ। 60 इस तरफ नहीं है, 60 किस तरफ है, इस तरफ है, यस मैम। है ना। तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसने डायरेक्शन भी पूछी है ना। डायरेक्शन को सबसे पहले इसने ये एंगल निकाल लेते हैं, मतलब ये वेस्ट ऑफ साउथ। एक मिनट, ये 80 है, तो ये एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा एंड थीटा आ जाएगा आपका 80/60, यानी कि 4/3, यानी कि थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये आ जाएगा 53 डिग्री और ये आ जाएगा 37 डिग्री। अब देखो आपको डायरेक्शन का नाम देना आता है क्या, यस मैम। Yes, ma'am. नाम Yes, देने में तो ma'am. कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जैसे मैम। ए ऑप्शन बोला है, तो ए ऑप्शन में आपको फिर नाम देना हो तो आप साउथ से वेस्ट घूमे हो तो हम बोलेंगे 37 डिग्री वेस्ट घूमना पड़ा, किधर से, साउथ से, तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम -60 पॉसिबल नहीं है। हाँ तो वो तुम नहीं हिसाब मैम, लगा लो। -60 नहीं मैम, 60 पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉजिटिव हाँ 60 पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखो इस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, 240। 240। अगर सिर्फ एरोप्लेन होता, विंड नहीं होती, तो आधे घंटे में कितना वेस्ट में चलता, 120 किलोमीटर। आधे घंटे में कितना चलता है, 120 चलता। Yes. तो इसका यस मैम। मतलब, और आधे घंटे में पहुंच कितना रहा है, 150। तो इसका मतलब हवा का सपोर्ट मिला है, तो हवा ने इसी डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन रखी होगी स्पीड, यस मैम। Yes, इसीलिए, है ना। तो वो बच्चा भी सही बोल रहा है, और मैं ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं चाह रही, मैं तो इक्वेशंस के हिसाब से चल रही हूँ। मैंने तो तुम्हें गलत लेके बताया है कि गलत डायरेक्शन भी लोगे तो भी आंसर तुम्हारे सही आएंगे। मैम हाँ मैं एक बार स्लाइड बैक कर रहा हूँ। हाँ
समझ में आ गया ना सबको बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. खुशबू ने मैम? ओके मैम लिखा। हाँ बोलो बेटा। मैम मैम नेक्स्ट मैंने ग्रुप पे 2-3 एग्जांपल्स की फोटो भेजी मैम, उसमें मेरे को डाउट है। हाँ बता देंगे लास्ट में, है ना। चलो आगे बढ़े। D1, मैम। D1, D2, D3, D4, E1, E2। चलिए मैम हाँ बोलो। मैम E2 में बेटा E2 तो क्लास में नहीं करवाया ऐसा क्वेश्चन। गंदी बात, करवाया था। गंदी बात बेटा। Yes. हमें ना क्लास में बिल्कुल, मैंने सिर्फ डेटा लिया है और उसने बिना डेटा के सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर ये इसकी स्पीड V1 है और इसकी स्पीड V2 है, ये बोला है ना इसने, और ये सेपरेशन D है। बोलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन। D की वैल्यू मैंने 100 किलोमीटर दी थी, V1 की वैल्यू मैंने 12 दी थी, V2 की Yes, वैल्यू ma'am. 60 दी थी। क्या किया था मैंने? V2 को रोक के इसकी स्पीड उल्टा कर दी थी और फिर मैंने नेट रिजल्टेंट बोला था। तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? नेट रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? ये जो इस डायरेक्शन में आएगी V21 कितना आएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर नहीं आएगा? ठीक है। Yes, ma'am. अब आपसे पूछा है कि लीस्ट डिस्टेंस ड्यूरिंग देयर मोशन, तो लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये डी साइन थीटा आएगी, तो डी साइन थीटा आंसर बोलेंगे। अब यहां से मुझे टेन थीटा क्या दिख रहा है? तो टेन थीटा उसके सामने वाली साइड V1 है ना। ये V1 और ये V1 सेम है ना, और ये बेस है टेन थीटा का, तो V1 अपॉन V2 हो गया। तो वहां से अगर साइन थीटा निकालेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान के, तो V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया? डी साइन थीटा की वैल्यू V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. चलो अब उसके बाद पार्ट थर्ड, मैच द कॉलम। पार्ट मैच द कॉलम, कॉलम ये हो गया फर्स्ट वाला। Yes, मैम ये हाइपरबोला नहीं किया था। हाँ हाइपरबोला भी पढ़ा ही नहीं है अपन ने हाइपरबोला, तो और क्वेश्चन में आएगा भी Yes, नहीं। ma'am. मतलब अभी तुम्हारा कोई भी पाथ, अभी तुमने दो ही पाथ पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक, तो तुम्हारे दो ही पाथ बन सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। तीसरा कोई पाथ पढ़ा ही नहीं तुमने, तो नहीं पढ़ा Yes, ना ma'am. बस। No, ma'am. ठीक है ना, चलो सेकंड। मैम बोलो बोलो। हमें फर्स्ट वाला पार्ट बता दो आप। मैच द कॉलम पूरा बता दूं? यस मैम। चलो देखो एक बात बताओ कि हम पाथ देख रहे हैं, है ना। जैसे तुमने बोला कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो पाथ कैसा बोला था तुमने? प्रोजेक्टाइल, है ना। Yes, ma'am. एक्चुअली ये क्या था? तो तुम अगर देखो तो ये था डाउनवर्ड पैराबोला। तुम देखो कि इसको सम कांस्टेंट मान लो a और इसको सम कांस्टेंट मान लो b, तो y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन थी। हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया होगा अब तो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है, और इसके दो Yes. रूट हैं। दो रूट होते भी हैं कि भैया अगर पार्टिकल यहाँ चलता है तो ये x इक्वल्स टू 0 वाला रूट हो गया, मतलब यहाँ पर, और दूसरा रूट क्या होता है? x इक्वल्स टू r वाला। ठीक है, Yes, ma'am. ये बात हो रही है। और एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ा है हमने, y इक्वल्स टू mx प्लस c। दूसरी चीज हमने स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ी है कि हमारा x की लीनियर इक्वेशन दिख जाए, मतलब x की पावर 1 और y की पावर 1 दिख जाए, तो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। अब पाथ में कैसे जज करती हूँ बेटा? पाथ में कैसे जज करूंगी? तो जैसे तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन द स्लोप, देन पाथ ऑफ द बॉल एज सीन बाय द पैसेंजर। और बॉल को कैसे कैसे फेंका गया है? तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर बाय पैसेंजर रिलेटिव टू हिमसेल्फ फ्रॉम अ ट्रेन दैट इज मूविंग एज गिवन इन द फिगर। ठीक है, तो आपका मान लो ये स्लोप दे रखा है, ये थीटा एंगल दे रखा है। ठीक है, अब आपकी कुछ ट्रेन होगी मान लो, है ना, ये ट्रेन हो गई जो स्लोप पे चल रही है। अब इसमें अपवर्ड चल रही है कि डाउनवर्ड ये नहीं दे रखा, तो हम कुछ भी मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर
जो आदमी है उसने अपने रिलेटिव अपवर्ड फेंका है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। नहीं, अपने रिलेटिव अपवर्ड है, मतलब उसके लिए तो अपवर्ड ये डायरेक्शन हो गई ना, कि भाई आदमी ऐसे बैठा है तो उसके लिए तो अपवर्ड ये डायरेक्शन हो गई ना, जो रिलेटिव। बोलो, यस मैम। है ना। यस अब चलो, अब एक काम करते हैं, अब हम बॉल का पाथ देखेंगे, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही देखेंगे हम, पाथ नहीं, बॉल का पाथ एज सीन बाय पैसेंजर, एज सीन बाय पैसेंजर, ठीक है, एज सीन बाय पैसेंजर। तो पैसेंजर किसमें बैठा हुआ है, ट्रेन में, तो ट्रेन को रोक लो, ट्रेन को रोक लो। मान लो ये ट्रेन, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि ऊपर जा रही है कि नीचे, तो मैं तो नीचे एक्सेलरेशन मान लेती हूँ, तुम ऊपर भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैंने उसका एक्सेलरेशन मान लिया नीचे की तरफ ए। क्लियर है यहां तक। उसकी, यस मैम। यस हाँ, मैम। उसकी मान लो कुछ इस समय स्पीड भी रही होगी, मान लो कुछ यू ऑफ ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेन को रोक दूं, ट्रेन को रोक दूं, क्योंकि मुझे रिलेटिव टू पैसेंजर बोला है कि रिलेटिव टू पैसेंजर बॉल का पाथ क्या होगा। मतलब रिलेटिव टू ट्रेन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन के रिलेटिव बोलो या पैसेंजर के रिलेटिव, बात तो एक ही है ना। तो मैंने ट्रेन को रोक दिया, या ट्रेन के रिलेटिव बोलो या पैसेंजर के रिलेटिव बोलो, बात एक ही है। तो अब सोचो, उसका जो स्पीड है यू रिलेटिव, वो तो आपको सीधा सीधा दिया ही था, रिलेटिव वेलोसिटी अपवर्ड, इस तरीके से। बोलो। यस मैम। अच्छा, दूसरी चीज कि आपका जो बॉल थी उसके पास जी डाउनवर्ड तो होगा ही होगा, यस मैम। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि भाई उसका एक्सेलरेशन अगर मान लो नीचे की तरफ ए है, तो हम उल्टा करके चिपकाएंगे ए इस तरफ। बोलो। Yes, sir. यस मैम। तो अब मेरे को ये पता है कि अगर यू जो है आपका, यू रिलेटिव, एक्चुअली मैंने शायद गड़बड़ ली है, इसने क्या बोला है, एक मिनट, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर बाय अ पैसेंजर relative to himself from a train that is moving upward। अपवर्ड में कौन सी डायरेक्शन लूं मैं, ये वाली लूं कि ये वाली लूं? नहीं, अपवर्ड तो मेरे हिसाब से यही होगी ना डायरेक्शन, अपवर्ड मैंने थोड़ी गड़बड़ ली है, अपवर्ड तो यही डायरेक्शन होगी, वर्टिकली अपवर्ड तो यही होगी, ठीक है ना। मैं भले ही मैम स्लोप पे, हाँ बोलो बोलो मैम बोलो। इस क्वेश्चन में एक और लाइन दे रखी है, velocity of ball is very very less than velocity वो तो वो तो sphere। वो तो बेटा आप है ना ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आप ये सीखोगे कि मान लो इतनी वेलोसिटी दे दी कि वो पृथ्वी से ही निकल जाए। आपने एस्केप वेलोसिटी सुनी है, जिन 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 वेलोसिटी से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो यस मैम। तो वो स्पीड नहीं है, मतलब वो पार्टिकल वापस से उसके हाथों में आएगा लौट के, या जमीन पे गिरेगा। तो उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, उसको तो आप इग्नोर कर दो। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बॉल है ना, वो इतनी ज्यादा स्पीड लेती है कि वो पृथ्वी से ही बाहर निकल जाएगी, मतलब वो ग्रेविटेशन वाले केस को इग्नोर करवाना चाहता है कि वो आप हटा दो, ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जैसे मान लो सपोज करो कि आप ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो आप ऊपर, है ना, स्टेयरकेस पे। तो मुझे बताओ कि आपका जो अपवर्ड होगा इस समय, वो यही डायरेक्शन तो होगी, आप टेढ़ा थोड़ा ना बोल दोगे अपवर्ड, है ना। यस मैम। मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बेटा, मैं यू रिलेटिव को मुझे इस तरफ लेना चाहिए था, है ना, यू रिलेटिव को। अब सोचो कि मैम हाँ बोलो। मैम स्टेयर भी तो मैम चपटी है जो कि मैम हॉरिजॉन्टल है, बट मैम ट्रेन थोड़ी ना हॉरिजॉन्टल है, ट्रेन तो वट मैम वैसे स्लो की तरह ही मूव कर रही है, तो उसका जो अच्छा तो प्लेन स्लोप, होगा वो अच्छा भी आप वैसे ही स्लोप, होगा। आप स्टेयरकेस का तो मैंने एग्जांपल ले लिया, आप कई बार स्लोप पे भी तो चढ़ते होंगे, स्लोप पे भी तो चढ़ते होंगे, यस घर मैम। के बाहर जो रैंप होता है उस पर तो चढ़ते हो आप, उस पर चढ़ते हो, यस मैम। ठीक है। तो उस पे आप चढ़ रहे हो, तो मान लो ये आप ऐसे चढ़ रहे हो, यहाँ पर इस रैंप पे चढ़ रहे हो, तो आपका अपवर्ड तो यही कहलाएगा, आसमान तो ऐसा ही होगा, वर्टिकली अपवर्ड। कहने का मतलब ये है, अपवर्ड डायरेक्शन तो यही कहलाएगी ना मेरे हिसाब से। हाँ, जो जिस यस मैम। स्पीड से फेंका है वो यू रिलेटिव है,
वो आपको सीधा दे दिया कि खुद मतलब जो जिस स्पीड से वो फेंकेगा, खैर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, बट वो जो स्पीड देता वो यू रिलेटिव होती। अगर मान लो उसने ये बोल दिया था कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v नॉट, तो वो v नॉट जो होता वो डायरेक्टली यू रिलेटिव होता, क्योंकि उसने वर्ड लगाया हुआ है रिलेटिव टू हिमसेल्फ, पर डायरेक्शन तो बेटा यही होगी। आप अपवर्ड डायरेक्शन को तो इसको ही बोलोगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना x और y कोऑर्डिनेट घुमा दो, वो अलग बात है, लेकिन वो अपवर्ड तो आसमान तो अभी भी वर्टिकली अपवर्ड ही बताएगा ना। उसके लिए तो अपवर्ड, अगर आप चलो रैंप पे चढ़ते हुए बॉल को फेंक रहे हो अपवर्ड, तो आप ऐसे ही फेंकोगे, ऐसे थोड़ा ना फेंकोगे, ये थोड़ा ना अपवर्ड कहलाएगा आपका। Yes, ma'am. ठीक है। ओके मैम। अब सुनो, तुमने एक लाइन सुनी होगी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 0 डिग्री हो और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। यस और मैम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो, एनी अदर एंगल अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा? 2D। पैराबोलिक। ठीक है ना। और तुम आगे पढ़ोगे कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री मेंटेन करें, हमेशा, शुरू में नहीं, शुरू में हो सकता है 90 डिग्री हो, बाद में चेंज हो जाए, लेकिन जैसे सपोज करो मैंने टावर से मान लो एक बॉल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, तो स्पीड v इस तरफ और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री है, पर पाथ सर्कल नहीं होता, पाथ पैराबोलिक ही होता है, क्योंकि बाद में एंगल बदल जाता है। अगर हमेशा 90 डिग्री मेंटेन हो तो पाथ कैसा होगा? हाइपरबोलिक। सर्कल। पाथ कैसा होगा? सर्कल। हमेशा 90 डिग्री हो, ध्यान रखें, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री हो। यहां सिर्फ क्या हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे 90 डिग्री है, बाद में बदल जाएगा, बाद में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल बदल जाएगा। ठीक है, बाद में घटते घटते वो क्या हो Yes, जाएगा? sir. 0 डिग्री हो जाएगा। तो सर्कल वाला मैंने केस बता दिया यूं ही वही दिमाग में रखने के लिए कि भाई हमेशा 90 डिग्री बने, सिर्फ इंस्टेंट की बात नहीं हो रही, शुरुआत के इंस्टेंट की बात नहीं हो रही है, हर इंस्टेंट पे अगर 90 डिग्री बने तो सर्कल होता है, बाकी हर केस में पैराबोला होगा, और 0 डिग्री और 180 डिग्री केस में स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि ए और जी का जो रिजल्टेंट है, ए और जी का रिजल्टेंट कहीं बीच में तो आ सकता है ए रिलेटिव निकालने के लिए, यस मैम। तो ये एंगल 0 डिग्री बनने का कोई चांस नहीं है और 180 डिग्री बनने का कोई चांस नहीं है ना। परफेक्टली इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकता ये ए रिलेटिव, क्योंकि जी और ए का रिजल्टेंट बोल रहे हो तो कहीं बीच में से निकलेगा, तो थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो हेंस पाथ विल बी पैराबोलिक। ठीक है, क्लियर ये चीज। दूसरा बताओ, एक नेगेटिव हुआ तो? हाँ बोलो। हम अगर 90 बन गया तो? 90 बेटा स्टार्टिंग में बनेगा ना। आप सोचो अगर 90 बन गया, सपोज यहां पर आ गया ए रिलेटिव, बिल्कुल आ सकता है। फिर मैंने आपको क्या समझाया, 90 वाला मैंने बोल के कंफ्यूज कर दिया आपको फालतू ही, मैं बोलती नहीं तो बढ़िया रहता। अब अभी तो 90 डिग्री बन रहा है इस इंस्टेंट पे तो, है ना। अब बताओ कि एक बॉल जिसका यू रिलेटिव इस तरफ हो और ए रिलेटिव इस तरफ हो, तो बॉल का पाथ थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, तो आपका स्पीड तो यूं हो गया और ए रिलेटिव ऐसा ही हो गया, तो अब एंगल थीटा घट के लेस देन 90 डिग्री हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कल तो तभी बनेगा ना जब हमेशा 90 डिग्री हो, ओके मैम। है ना, हमेशा 90 डिग्री नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो Yes. देखो, एक्चुअली तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर है, उसमें जब तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करते हो तो आपका v स्पीड इस तरफ है बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टल, और एक्सेलरेशन g बिल्कुल प्योर वर्टिकल, एंगल 90 डिग्री होता है, पर पाथ क्या स्ट्रेट सर्कल होता है क्या? नहीं, पैराबोलिक ही होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड तो v इस तरफ हो गई और एक्सेलरेशन g इस तरफ हो गया, एंगल थीटा लगातार बदलेगा। तो सेम इसको थोड़ा घुमा के देखो, अभी u रिलेटिव ऐसा है और g ए रिलेटिव ऐसा है, तो आपका पाथ ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, एंगल थीटा से घट गया 90 डिग्री से, तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एग्जांपल दे दूं, दूसरा एग्जांपल समझा दूं एक और। दूसरा एग्जांपल देखो,
train moving with constant acceleration on slope, then path of the ball as seen by the stationary observer outside. ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर आउटसाइड। तो मेरे को तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि देखो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको वेलोसिटीज चाहिए। तो मैं ऐसा कह दूं कि भाई लेट से उस आदमी ने तो बॉल यू रिलेटिव से ऐसे फेंक दिया, यू रिलेटिव से, ठीक है ना, रिलेटिव टू हिमसेल्फ। पर उस समय हो सकता है कि ट्रेन जो है वो कुछ यू स्पीड से ऊपर जा रही है और कुछ एक्सेलरेशन ए ऊपर हो। तुम नीचे भी मान सकते हो, नीचे स्पीड नीचे एक्सेलरेशन कुछ भी मान लो। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा बोल दूं कि यू रिलेटिव और यू का जो कॉम्बिनेशन होगा वो नेट स्पीड आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो। यस मैम। और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हो तो बॉल के हवा में आते ही एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी हो गया। अच्छा, ये स्पीड क्यों ऐड करी है मैंने बॉल में, क्योंकि तुमको पता होगा कि whenever a particle is released from a moving platform it takes the velocity of that platform। तो जब आपकी ट्रेन की मान लो कुछ स्पीड यू रही होगी तो यू रिलेटिव तो ट्रेन के अंदर से देखने पर है, ट्रेन के बाहर से देखने पर एक स्पीड ये तो मिली गई आपको, और ट्रेन की स्पीड भी तो मिलेगी, तो ट्रेन की स्पीड और मिल गई, तो इफेक्टिव स्पीड आपकी इस तरफ आ गई नेट, जमीन से देखने पर। तो अगेन आपको एंगल कितने दिख रहे हैं, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं दिख रहा है ना। यस। अच्छा, इस बार मैंने ए को क्यों नहीं माइनस करके जोड़ा, क्योंकि मुझे ग्राउंड चाहिए, मुझे रिलेटिव थोड़ा ना चाहिए। रिलेटिव चाहिए होता तो फिर मैं यू रिलेटिव में यू क्यों जोड़ती, मैं यू जोड़ ही रही हूँ किस लिए, ताकि मैं यू ग्राउंड निकाल सकूं, नेट वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड निकाल सकूं। क्लियर है ये चीज। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन से देखने पे आ रही है, लेकिन ग्राउंड से देखने पे क्या आएगी, कुछ यहां पर आएगी, इसके और इसके बीच में आएगी ग्राउंड से देखने पर वेलोसिटी। यस मैम। और एक्सेलरेशन, बॉल हवा में आ गई तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो अगेन जो एंगल है वो क्या बन गया, ना तो 0 डिग्री ना 180 डिग्री, तो अगेन पाथ कैसा आ गया, पैराबोला। ठीक है, यस मैम। तीसरा देखते Yes, हैं, ma'am. पाथ क्लियर हो जाएगा ये, है ना। ये वाला क्वेश्चन चाहो तो आप कॉपी में नोट कर लेना। ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मान लो उसके पास ए भी है और बहुत ही जनरल केस लो, हो सकता है उसके पास स्पीड यू भी हो। देन पाथ ऑफ द बॉल एज सीन बाय द पैसेंजर, तो फिर से आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका यू रिलेटिव, तो इसकी डायरेक्शन तो यू रिलेटिव रहेगी रहेगी, लेकिन बॉल जो है, बॉल सुनना बहुत ध्यान से, बॉल जो है वो हवा में आती है, उसका एक एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड होगा, पर पैसेंजर के रिस्पेक्ट में निकालना है या ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन उल्टा करके देना पड़ेगा। बोलो। यस मैम। अच्छा, यू उल्टा करके नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि यू रिलेटिव मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मुझे जब ट्रेन के रिलेटिव बात करनी है तो मुझे दो चीज चाहिए, यू रिलेटिव और ए रिलेटिव। तो यू रिलेटिव तो ऑलरेडी है ना, इसको क्यों घटाना बढ़ाना, है ना। अब जी और ए का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, अगेन अगेन एंगल कैसा हो जाएगा, आप प्लीज या कुछ भी। ठीक है। अब ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, देन पाथ ऑफ द बॉल एज सीन बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर आउटसाइड। अब देखो बॉल को फेंका, हो जाएगा। हो जाएगा ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैच द कॉलम 2 हो गया। मैम स्लाइड बैक कर। ये ग्राउंड वाला समझ में आ गया ना। ग्राउंड वाले में आपको यू रिलेटिव से नहीं, यू ग्राउंड से देखना है, यू ग्राउंड और ए ग्राउंड, मतलब एक्सेलरेशन ग्राउंड से और इनिशियल वेलोसिटी भी ग्राउंड से देखनी पड़ेगी, यस मैम। है ना। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कोई डाउट, 1 2 3 4 5 6, मैम फिफ्थ बता दो एक बार। कौन सा, हम थर्ड में कौन सा बेटा, मैम फिफ्थ। फिफ्थ बताना है। फिफ्थ है ना, मैं ना आपको बताती हम हूँ। शायद वो कुछ बोल रही है। थर्ड बताना है किसी को, थर्ड बोल रहे कोई बच्चा, एक मिनट, फिफ्थ बताना है। और कोई डाउट
बट बोलो फटाफट, फिफ्थ के अलावा 6, No, 7, ma'am. दोबारा बोलो। No, ma'am. ठीक है, फिफ्थ के अलावा कोई डाउट नहीं है ना इस शीट में? देखो, अच्छा तुम एक बात बताओ कि जैसे मान लो सपोज करो कि एक पर्सन जो है वो मान लो ऐसे झंडा पकड़ के, है ना, ऐसे झंडा पकड़ के राइट में भाग रहा है, राइट में। तो बताओ इस झंडे की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी? मतलब Left लहरने में। की डायरेक्शन लेफ्ट में होगी। लेफ्ट में हो जाएगी ना। ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम झंडा लेके या Yes, तुम ma'am. कभी किसी डंडे में कपड़ा लेके ही भाग लो, तो तुम्हारा जो डंडे की या झंडे की डायरेक्शन हो जाएगी वो तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। मतलब एक्चुअली ऐसा होगा कि आदमी इस तरफ भाग रहा होगा और उसके हाथ में झंडा होगा वो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. है ना? और आदमी अगर इस तरफ भाग रहा होगा तो उसके हाथ में झंडा होगा, वो इस तरफ लहरेगा। अच्छा ठीक है। और एक झंडे को मैं अगर गाड़ दूं, ऐसी जमीन में गाड़ दूं, तो वो फिर उसकी जो लहरने की डायरेक्शन होगी ऐसे यूं, जो उसका जो झंडा होता है ना अपने भारत का झंडा ऐसा, तो उसकी जो लहरने की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? विंड की Wind. डायरेक्शन में। विंड की डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन में, है ना? और अगर मान लो हवा नहीं चल रही होती है तो बेचारा मुरझा के ऐसे यूं भी हो जाता है, पता होगा आपको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो फ्लैग की डायरेक्शन होगी, फ्लैग की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना? आ रही बात समझ में? या ऐसे बोल लो कि Yes, ma'am. मैन की वेलोसिटी जो है उसको नेगेटिव कर लो और विंड की वेलोसिटी को पॉजिटिव कर लो। पर ये तो वेक्टर आया है, मुझे तो डायरेक्शन चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो सही है क्या? Yes, ma'am. डायरेक्शन आ गई ना मेरी। अब देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ में, ए फ्लैग ऑन अ बस। तो कोई आदमी पकड़ के झंडे को पकड़ के भागे या झंडे को आपने बस पे गाड़ दिया, वो आदमी वाली सिचुएशन हो गई ना कि जिस डायरेक्शन में बस जाएगी, मान लो बस ऐसे जा रही है तो झंडा जो होगा वो ऐसे लहरेगा, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लैग ऑन अ बस इज फ्लटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना? ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो हो गया जे कैप, ये वाली चीज कितनी हो गई? जे कैप हो गई। और आपको बोल रहा है कि जो विंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो समथिंग प्लस ईस्ट डायरेक्शन आई कैप हो गया। तो देन विच ऑफ द बस फॉलोइंग विल बी ट्रू? तो लेट्स से ये हो जाएगा आपका बस की वेलोसिटी, है ना, विद माइनस साइन। तो वेलोसिटी ऑफ बस क्या हो जाएगा? अगर मैं कैप में बात करूं, कैप में, तो वो हो जाएगा माइनस और जे कैप, नहीं, पहले तो सबसे पहले तो जे कैप माइनस आई कैप का माइनस साइन। सही है क्या? देखना बेटा, सही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीधे डायरेक्शन पे आ गए हम, तो मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन क्या दिख रही है मुझे? आई कैप माइनस जे कैप। मतलब अगर मैं आई कैप को ऐसे बनाऊं और जे कैप माइनस जे कैप को ऐसे बनाऊं तो कुछ ये डायरेक्शन आ गई। इस डायरेक्शन को हम नाम दे सकते हैं साउथ ईस्ट, कुछ ऐसी, समवेयर बिटवीन साउथ ईस्ट। Yes, ma'am. सही है ना? Yes, अच्छा, इसने बीचों बीच क्यों नहीं लिया, 45 डिग्री क्यों नहीं लिया? बिकॉज आपको देखो यहाँ समझ में आना चाहिए कि बस की वेलोसिटीज और विंड की वेलोसिटीज के रेशियो पे डिपेंड हो जाएगा ना एंगल, तो बराबर Yes, होंगे ma'am. तो 45 डिग्री होगा, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, चलो सिक्स्थ, सेवंथ, मैम सेवेंथ बता दो एक बार। सेवंथ बता दूं। Two person P and Q start from points A and B respectively, as shown in the figure. Point P and Q have a speed 12 from point when between P and Q, then Q increases speed to 15, then which are the following will reach the O first? ठीक है, देखो लॉजिकल क्वेश्चन है ये, है ना? Yes, ma'am. देखो ये जो पर्सन है जो ए से चला उसकी स्पीड तो हमेशा 12 है। क्या आपको समझ में आता है? हमेशा 12 है, Yes, ma'am. है ना? अच्छा, इस पर्सन को अगर चलना है इस तरफ, ऐसे यूं जाना है, अरे राम, ऐसे जाना है ना? तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इस तरफ इसकी स्पीड ना
12 थी। लेकिन एक बात बताओ कि अगर दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब ये यहाँ पहुंचेगा ए और जब ये बी वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो दोनों ने सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है सेम टाइम में, अगर वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो सेम टाइम में अगर सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड कवर करनी है तो फिर सेम ही स्पीड होनी चाहिए। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल 37 डिग्री बन रहा है। तो 12 तो इस तरफ है बेटा, 12 तो इस तरफ है। अगर मैं इस तरफ कंपोनेंट बात करूं तो इस तरफ तो 12 cos 37 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा ये 48/5 9.6 9.6 हो गई। अब देखो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में इसके पास 12 है, इसके पास 9.6 है, फिर इसके पास 12 है, इसके पास कुछ 9.6, रास्ते में इसने कहीं बदली होगी, अपनी स्पीड 15 कर ली होगी, तो 15 cos 37 कितना होता है, 12 होता है, तो फिर इसकी स्पीड 12 हो गई होगी कुछ। तो एक बात बताओ कि एक जिसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और उसको भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है यहाँ पहुंचने के लिए, हॉरिजॉन्टल में बात करूं भाई, इसको जाना तो ऐसे है लेकिन हॉरिजॉन्टल में इसको ये पाथ कवर करना है, तो एक तो हमेशा 12 से चलाओ और एक 12 या 12 से कम में चलाओ, तो कौन लेट पहुंचेगा, ये वाला ना। 12 से कम। और अगर ये हमेशा 12 से ज्यादा चला होता, जैसे सपोज करो कि इसकी शुरू में स्पीड मान लो 15 होती, अगर शुरू में इसकी स्पीड 15 होती तो हमेशा 12 होता है ना, तो हमेशा 12 स्पीड होती तो बराबर पहुंच जाते टाइम पे। तो मान लो इसकी स्पीड शुरू में 18 होती ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट बड़ा आता हमेशा, तो इसका जो कंपोनेंट होता वो इससे हमेशा बड़ा रहता, तो ये जल्दी पहुंच जाता। ठीक है, यस मैम। हाँ हाँ हो गया मम्मी, हो गया, गेट बंद कर। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया, तो कौन यस मैम। पहुंचेगा, पी पहुंचेगा। हाँ बोलो मैम इसकी कोई फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं है क्या? बेटा, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच कैसे आएगा, इसमें आपको टाइम दे रखा है उसने कि भाई इतनी देर बाद आपका ये स्पीड बढ़ जाएगी, और ये तो इस अप्रोच पे बेटा आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा बताऊंगी बिल्कुल सेम अप्रोच पे, कि उसमें क्या हो रहा था कि दो पार्टिकल चल रहे हैं सेम लेंथ पे, और यही अप्रोच थी कि एक की स्पीड तो हमेशा 9 रहती है ना, और एक की स्पीड वो तुम्हें निकालनी होती है क्वेश्चन पढ़ के, एक की स्पीड 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, फिर 13 से घट के वापस से 12, 11, 10 और 9 हो रही है, तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा, बी पहले पहुंचेगा। बी वाला पहले पहुंचेगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड पूरे रास्ते में इसके बराबर या इससे ज्यादा ही रही है, भले ही बढ़ के घट गई पर हमेशा बढ़ा रही है इसकी स्पीड, है ना। यस मैम। तो बेटा इसका फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच तुम खुद ही दिमाग लगाओ ना, तो उसने ये टाइम दिया कि कितनी देर बाद आपकी स्पीड 12 से 15 हो गई, दूसरी चीज ना उसने ये पूछा कि कितनी देर पहले या कितनी देर बाद पहुंचेंगे, अरे बात समझ में, क्योंकि उसने दिया ही नहीं यस मैम। तो पूछ कैसे लेगा वो, तो इसलिए वो कम और ज्यादा का ही चीज पूछ रहा है आपसे, और ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पर पूछ सकते थे क्या, कम या कितने देर पहले पहुंचेगा? वो तब बेटा जब वो ये बताता कि उसकी इतनी देर बाद स्पीड 12 से 15 हो गई, वो टाइम देता आपको कि भाई रास्ते में उसकी स्पीड 12 से 15 हुई है, तो पहले मुझे बताना भी तो पड़ेगा कितनी देर तक उसकी 12 थी और कितनी देर तक उसकी 15 रही, क्योंकि इस पे तो डिपेंड करेगा टाइम पहुंचने का, है ना भाई। अगर वो टाइम ही दे देता तो मेरे को बताओ, ये कितना है, 180 है, ये कितना है 240 है, तो मेरे पास इसकी लेंथ होती। अब मुझे पता है कि मान लो वो 2 सेकंड के लिए मान लो 12 से चल रहा है, 5 सेकंड के लिए मुझे, तो मैं निकाल लूंगी ना कि वो कितनी देर में पहुंचेगा वहां तक, आराम से निकाल लूंगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से, है ना। यस मैम। चलो C1 C2 D1 D2, वो तो हो चुके हैं अच्छा मैम, चलो। एक्सरसाइज 2 पे चल रहे हैं। हाँ 8 9 10 11 हो गए। गुड। पार्ट 2 क्वेश्चन मैम नंबर 1, हाँ बोलो बेटा।
हम अभी इतना ही किया है। इतना ही किया है बेटा? मैंने होमवर्क तो बहुत दिन से दे रखा है, बहुत दिन से दे रखा है होमवर्क। मतलब मैंने तो आपको मैम आपने 8 तक ही दिया था, हाँ मतलब एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही दिया था। और हाँ पार्ट 2 आधे में तो दिए थे मैंने, 1 to 8, नहीं 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 1 to 4 तक, क्योंकि 8 क्वेश्चन है ना, नहीं नहीं कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था आधे कर लेना, 6 या 5 कर हाँ लेना। सारे कर लिए। अब देखो तुम्हारी वजह से ना कितने बच्चों को रुकना पड़ेगा जिनका होमवर्क नहीं हुआ। चलो करो होमवर्क, फिर होमवर्क करने में फायदा है, ठीक है? क्या मतलब है अब पढ़ा के मैम फिर? आप एक एक्सप्लेन कर दो ना कि डायरेक्शन कैसे दिखते हैं। कौन सा डायरेक्शन बेटा? मतलब नॉर्मली जब आंसर के अनुसार डायरेक्शन लिखना होता है तो वो कैसे लिखते हैं? अच्छा देखो, ये जैसे मान लो आपकी कुछ डायरेक्शन आ रही है, ये है ना, जो मान लो 37 डिग्री बन रहा है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं कि मैं साउथ से वेस्ट घूमूंगी ना, तब जाके मुझे डायरेक्शन मिलेगी ना। यस मैम। तो Yes, sir. तो साउथ मान लो मेरी ये डायरेक्शन है ना, तो मैं इस तरफ घूमती हूँ तो मैं ये इसको वेस्ट बोलती हूँ, और इस तरफ घूमती हूँ तो मैं इसको ईस्ट बोलती हूँ। तो मुझे डायरेक्शन कब मिलेगी? जब मैं वेस्ट में घूमूंगी। और कितना घूमूंगी? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री वेस्ट घूमूंगी, कहां से? साउथ से। तो साउथ का वेस्ट ये है, ठीक है बेटा, समझे? साउथ से वेस्ट की तरफ, ठीक है? बोलो। यस मैम। अच्छा Yes. इसको अपन ऐसे भी नाम दे सकते हैं कि अपन मान लो सपोज करो ईस्ट में पढ़े, तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई हम ईस्ट से साउथ की तरफ घूमेंगे। ईस्ट से ये तो नॉर्थ की तरफ घूमना हो गया और ये साउथ की तरफ घूमना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 53, इसी का नाम हम दूसरा ये दे सकते हैं, 53 डिग्री कहाँ घूम रहे हैं हम? साउथ की तरफ घूम रहे हैं। और कहां से घूम रहे हैं? ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन से साउथ की तरफ घूम रहे हैं, तो साउथ ऑफ ईस्ट। यही पूछ रहे थे क्या बेटा? Yes. तो हर डायरेक्शन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि मैं अगर ईस्ट से इस डायरेक्शन में पहुंचना चाहती हूँ तो मुझे 53 डिग्री घूमना पड़ेगा, और मैं साउथ से घूमना चाहती हूँ तो 37। पर ईस्ट से भी दो तरीके से घूम सकती हूँ कि भाई ऊपर जाऊंगी तो नॉर्थ में घूमी, और नीचे जाऊंगी तो साउथ में, तो मुझे साउथ में घूमना है, तो इसलिए साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है? ईस्ट का साउथ में चलो, ईस्ट के साउथ में चलो, ठीक है? लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा। चलो तो अभी कितने हुए? 3 हुए ना अपने को। अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और तो सब हो ही गया अपना, है ना? और तो कुछ पेंडिंग है ही नहीं अपना, है ना? मेरा डाउट हाँ डाउट्स है, हाँ हाँ, वो और ग्रुप पे डिस्कस। 2 मिनट रुको, हाँ मैम, बोलो। मेरे एग्जांपल 19 और 20 है। हाँ हाँ हाँ, और बोलो कुछ प्रॉब्लम। मैम हमें इसमें क्वेश्चन था, अभी मैंने देखा कि मेरे को मैम उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। कौन से वाले में? पार्ट 2 का इवन जो है उसमें मैंने कंडीशन ऑफ कोलिजन लगाई थी, तो उसमें कैलकुलेशन नहीं हो रही थी मुझसे। चलो देखते हैं। एक मिनट रुको। अब तो मिलने वाले हैं जल्दी हम लोग। यस मैम। Yes. तो मैंने क्या बताया था आपको? आर बी माइनस आर ए, ये बताया था क्या? अपॉन आर बी माइनस आर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ वीबी माइनस बी ए अपॉन वीबी माइनस बी ए, यही बताया था क्या बेटा? तो आर बी देखते हैं, आर बी माइनस आर बी देखते हैं। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आई कैप, और 7 में से 3 जाएंगे तो -4 जे कैप, डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 4√2 इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ बीबी माइनस बी ए एक्स -3 आई कैप, ठीक है? और -5
प्लस 1 माइनस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन जे कैप कोएफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो जे कैप कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -1/√2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट को bb माइनस bA करना था ना। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? एक मिनट रुको, एक और तरीका बताती हूँ मैं इसका, है ना, एक मिनट रुको। bb माइनस bA x माइनस 3 और माइनस ऑफ 4 प्लस 4 हो जाएगा ना, ये प्लस 4 हो जाएगा, सही है ना। क्योंकि मैं कहूँ ये माइनस, ये समझ में आ गया कि बेटा bb माइनस bA का एक्चुअली bb माइनस bA करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 आई कैप। मैम हाँ एक मिनट रुको, बोलो बेटा। मैम बोलो। पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी रिलेटिव, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है ना, तो आपने नेगेटिव क्यों लगाया है फॉर कोलिजन? मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये A है, ये B है, ठीक है, तो मतलब इसकी स्पीड मान लो VA है और इसकी स्पीड मान लो VB है। ठीक है, तो VB को रोक दें हम, तो VB को कुछ उल्टा करके चिपकाएंगे, तो V और VB का रिजल्टेंट यानी कि V रिलेटिव, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन किसके अलावा होनी चाहिए, B की तरफ होनी चाहिए। अब B वेक्टर कैसे लिखते हैं, RB माइनस RA लिखते हैं। यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, B का कोऑर्डिनेट माइनस A का कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखा जाएगा ना, उसकी तरफ होना चाहिए। तब देखो एक तरफ VA माइनस BB बन रहा है और दूसरी तरफ RB माइनस RA बन रहा है। और मैंने कल सिखाया भी था आपको कि सेम डायरेक्शन लोगे, अगर BB पहले रखा है तो बाहर माइनस साइन आएगा। कल मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ये चीज, बोलो। यस मैम। पढ़ाई पढ़ाई थी। एक मिनट रुको, मुझे गड़बड़ कहाँ हो रही है वो देख लेने दो पहले। यहाँ पर ये हो जाएगा 4/√, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 16 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 32, और यहाँ से 16 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। 16 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। x की वैल्यू 7 नहीं दे रखी इसमें, अच्छा -1 दे रखी है, अच्छा सॉरी, हाँ -1 होगी जब x की वैल्यू के ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको, हाँ बट एक मिनट, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो प्लस लेंगे तो +4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 ऑप्शन में दे रखा है। आ तो रहा है बेटा, आंसर तो आ रहा है उस तरीके से, बोलो आंसर तो आ रहा है। एक तरीका ये है कि कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे सपोज करो कि मान लो पोजीशन A पार्टिकल यहाँ पर और B पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हम RA और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम RB। अब मान लो कोई वो रैंडम डायरेक्शन में चले, तो वो रैंडम डायरेक्शन में चले होंगे अपनी स्पीड के अलावा, पता है ना आपको कि भाई मान लो सपोज उनकी जिस डायरेक्शन में स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो उसी डायरेक्शन में चलेंगे, तो मान लो उनका जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था, तो कितना चल लेंगे वो VA इंटू टी चल लेंगे, कितना डिस्टेंस चल लेंगे V इंटू टी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्वेश्चन में दे रखा है जैसे S यस मैम। UT होता है ना, तो ये एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, तो वेक्टर लगा दूंगी तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मान लो B कुछ चला ऐसा, तो VB वेक्टर इंटू टी, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोलाइड करना है तो अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं दोनों तरीके से, ऊपर वाले तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा RA प्लस VA इंटू टी इक्वल्स टू RB प्लस VB इंटू टी,
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर ए कितना है बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। बी ए कितना है हमारा, 3i कैप माइनस जे कैप, यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। आर बी कितना है, 6i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है। और बी बी कितना है आपका, xi कैप माइनस 5j कैप इंटू टी। अब आई कैप कोएफिशिएंट को बराबर कर लो और जे कैप को बराबर करो, तो यहाँ से मेरे को 2 माइनस 3t आई कैप दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है क्या, प्लस 3 माइनस टी जे कैप दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है 6 माइनस एक्स टी आई कैप, और प्लस 7 माइनस 5 यानी कि 2t, नहीं 7 माइनस 5t, 2 + 3t होना चाहिए। हाँ प्लस 3t, और सही है 2 + 3t, ये सब दिख गया आपको। अब क्या करना है, आई कैप को आई कैप से बराबर करो, तो 2 + 3t को मैं 6 माइनस एक्स के बराबर करूंगी, एक इक्वेशन मैम, होती है। हाँ बोलो। 6 प्लस एक्स आई मैम, 6 प्लस एक्स टी होना चाहिए ना। हाँ 6 + एक्स टी और 7 माइनस 5t, ठीक है। 6 + एक्स टी, और इधर 3 माइनस टी को किसके बराबर कर दे, 7 माइनस 5। तो यहाँ से 60 इक्वल्स टू कितना आ गया, इधर ले जाओ, सॉरी ये आ गया -4t इक्वल्स टू -4, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 1, 1 को पुट कर दो यहाँ पर, 2 + 3 कितना हो गया 5, 6 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1 आ गई, ठीक है। यस मैम। ऐसे भी कर सकते हो आप। हो गया, मैम वेक्टर के लिए जो मिनिमम सेपरेशन वाला फॉर्मूला बताया था वो हर केस में वैलिड है ना? फॉर्मूला वो जो बताया था मैंने आपको, वो वाला ना, ये वाला ना, Yes, ma'am. R12 क्रॉस B12 डिवाइडेड बाय B12 का मैग्नीट्यूड, ये वाला ना। यस मैम। हाँ बेटा, ये तो फॉर्मूला है, तो हर जगह मैम और परपेंडिकुलर वाले केस में ही क्यों प्रूव किया, जनरल केस में प्रूव करना चाहिए? नहीं, जनरल केस में भी आ जाएगा बेटा, जनरल केस में भी आ जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए, मेरे को समझाने में दिक्कत आ रही थी, पर फॉर्मूला तो वैलिड है ये वाला हर जगह। जनरल केस ले लो, उसमें क्या है, कोई भी केस ले लो आप, कोई भी केस ले लो आप। अच्छा आप परपेंडिकुलर वाले केस की बात कर रहे हो, अच्छा हाँ, अपन ने वो tan थीटा निकाला था। एक सेकंड, परपेंडिकुलर वाले केस के लिए नहीं, हर जगह वैलिड है, बस थीटा निकालने का थोड़ा तरीका बदल सकता है। अगर मान लो मैं इसकी स्पीड, दो पार्टिकल्स की स्पीड मान लो इस तरह ले लूं v1 और v2 ऐसे ले लूं मैं ना, तो v2 को मैंने उल्टा करके चिपकाया, इस तरह हो गया v2 का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये v रिलेटिव की डायरेक्शन हो गई। अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं यहाँ से ऐसा, तो ये थीटा एंगल निकालना है मुझे इसके साथ। तो जनरल केस में मैं ना आपको बता दूंगी बेटा, है ना, प्रूफ करके, है ना, कि कैसे आएगा ये चीज। अभी क्या सोचने में टाइम खराब होगा, होना तो चाहिए, और ये फॉर्मूला तो वैलिड है, क्योंकि देखो आप इसमें, आपको मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें उसने कोई कंडीशन लगाई नहीं है फॉर्मूले के लिए, उसने कुछ ये थोड़ी ना बोला है कि शुरुआत में v1 v2 परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्चुअली हम फॉर्मूला भी इसीलिए सीख रहे हैं कि हम हर केस के लिए लगा पाए, हम हर केस के लिए लगा पाए बिना दिमाग लगाए, बिना चित्र बनाए, ठीक है। Yes.
तो मैं एक बार सोच के आपको प्रूव करके बता दूंगी कि थीटा वीटा कहाँ से लिया है, ठीक है। चलो Okay, ma'am. और कोई मैम दिक्कत है? हाँ बोलो। मैम आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक बार समझा दोगे क्या? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में ये होता है कि जैसे मान लो सपोज करो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी है, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ये बोलता है कि आप a प्लस बी यानी कि नीचे b को ऊपर प्लस कर लो, है ना, और a में से b घटा दो, तो जो जो आपने कांड लेफ्ट में किए वही आप लेफ्ट राइट में कर सकते हो। जैसे आप c में d को जोड़ दो फिर, और c में d को घटा दो, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे 14 अपॉन 16 को हम बोल सकते हैं 7 अपॉन 8। यस मैम। यस मैम। तो हम 14 प्लस 16 अपॉन 14 माइनस 16 कर लेते हैं। तो ये चीज हम वहां पर भी कर सकते हैं 7 प्लस 8 अपॉन 7 माइनस 8। अब भी देखो रेशो सेम रहेगा। 14 प्लस 16 का रेशो कितना होता है 30, और ये कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -1। आ गया ना रेशो सेम। यस मैम। यही है ना, ठीक है बेटा। मैम तो ये कहाँ पे यूज करना पड़ता है? बेटा अब ये तो डिपेंड करता है, जैसे 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 अपन को मिल जाए। मैम एक क्वेश्चन आया था मतलब रिलेटिव में, उसमें आया था ये यूज में। हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अब देखो इसमें तो क्या है कि याद आ गया मुझे कौन सा क्वेश्चन में यूज होगा ये वाला क्वेश्चन है, ये टी स्क्वायर वाला रेन रिवर प्रॉब्लम का क्वेश्चन था वो। ये रहा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो तुमसे ना एक्चुअली ऐसा रेशो बन रहा होगा ये कि रेशो ऑफ मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर टू द मेंस। तो देखो तुम्हारा कुछ ऐसा रेशो बन रहा होगा कि वीएम अपॉन वीएम प्लस वीआर करके अपॉन वीएम माइनस वीआर करके, कुछ ऐसा सा आ रहा होगा तुम्हारा, देख लेना एक बार। तो मुझे दिख रहा है कि अब मुझे यहाँ से वीएम और वीआर निकालना है, उसका रेशो निकालना है। एक बात बताओ, है ना, उसका रेशो निकालना है। तो मेरे पास क्या चारा बच रहा है कि मैं यार ऊपर से वीआर को उड़ाऊं और नीचे से वीएमआर को उड़ाऊं। तो मेरे को क्या ऊपर से जब अगर मुझे मान लो वीआर को उड़ाना हो तो मैं क्या कर दूं, नीचे वाले को एज इट इज जोड़ दूं, जिससे मेरा क्या होगा ऊपर से वीआर हट जाएगा। तो मैंने जो काम ऊपर किया है वही काम इधर भी कर दो राइट हैंड साइड में, समझ रहे हो मेरे को। मेरा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना बेटा, तुम्हारा आया ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या तुम उसी क्वेश्चन की बात कर रही हो? क्योंकि यहीं पर याद आ रहा है मुझे तो, और तो कहीं याद आ नहीं रहा। यस मैम। ऋषिका है ना। तो तुम्हारा कुछ ऐसा सा फॉर्म बन रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अब मुझे बताओ कि यहाँ से वी एम आर अपॉन वी आर का निकालने का तरीका क्या हो सकता है अगर मेरे को ये चीज गिवन हो। तो ये तो हमको सोचनी पड़ेगी ना, हमारा दिमाग यही तो कहेगा कि अगर ऊपर से वी आर उड़ाना है तो मैं नीचे जोड़ दूं, नीचे वाली चीज को जोड़ दूं, और नीचे से अगर वीएमआर को उड़ाना है तो मैं घटा दूं ऊपर और नीचे वाली चीज को। तो मेरा सिर्फ नीचे क्या बचेगा, वीएमआर बचेगा। बोलो घटा के क्या बचा मेरा, सिर्फ वीआर बचा। तो आ गया ना मेरी चीज, जो मैं चाह रही थी वो हो गया ना मेरा काम। अब मैंने जो काम इधर किया है वो राइट में भी करना पड़ेगा। तो अब आ गया ना मेरा रेशो, देखो ना आ गया। ऊपर दिख रहा है 2 वीएमआर और नीचे दिख रहा है 2 वीआर, और ये कट गया, इसलिए करा मैंने ये चीज। ठीक है बेटा। यस मैम। और देखो मैंने ना अंदाजे से लिखी है, मतलब मेरे को याद नहीं थी ये चीज, बट आंसर देख के लग रहा है कि मैंने सही लिखा है एकदम। टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर है ना, और ये वी एम आर अपॉन प्लस वी आर और वी एम आर माइनस वी आर ऐसे बन रहा होगा। चलो और कोई दिक्कत? ये तो बेटा मैथमेटिक्स है, जैसे आपको ये तो मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिस के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली चमकेगा। और एक कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में, जब कुछ प्रूव करना हो। जैसे कुछ ऐसा सा टर्म दिख जाए कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, तो फाइन टेन थीटा। तो मैं क्या कर दूं, नीचे वाली टर्म को जोड़ दूंगी तो मेरे को ऊपर 2 साइन थीटा दिख जाएगा, और ऊपर में से नीचे को घटा दूंगी तो मुझे नीचे 2 कॉस थीटा दिख जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, गॉट इट। तब जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा। चलो और कोई डाउट है क्या? एक हाँ बच्चे कह रहे थे मेरे उसमें ग्रुप में, कौन से डाउट है वो शीट वाले। हाँ मैम। एक सेकंड रुकना बेटा।
खाम भूल गई मैं तो। J1 का तो ग्रुप ही दिख रहा है, डाउट ग्रुप को। मैम एग्जाम्पल 19 और 20 है। हाँ सही बोली लड़की, एग्जाम्पल में जाओ ना सीधा। ये वाला डाउट है बेटा, ये एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ A to B, एग्जांपल Yes, 19। तो उसने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज L, है ना। एन एरोप्लेन मेंटेन्स द कांस्टेंट स्पीड V विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये V दे रखा है आपको। देयर इज अ स्टेडी विंड विद स्पीड U एट एन एंगल थीटा विद लाइन AB, और आपको ये U दिया हुआ है, विंड की स्पीड U दी हुई है और किस एंगल पे दी हुई है, थीटा एंगल पे दी हुई है। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है ऐसा कॉपी में, आपको टोटल टाइम ऑफ ट्रिप निकालना है। तो A से B पहुंचने के लिए एक बात बताओ कि मैं कह दूं कि सपोज करो भाई एरोप्लेन अगर ऐसी स्पीड रख लेगा अपनी तो वो यहाँ पहुंचेगा कहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में से होके निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहती हूँ कि भाई एरोप्लेन अपनी ऐसी स्पीड रखे, डायरेक्शन अपनी ऐसी रखे कुछ इस तरह से, ताकि इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में से होके निकल सकता है ना, पॉसिबल है। मान लो ये एंगल Yes. अल्फा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसको ए को सीधा बी पे पहुंचना है, ना तो ऊपर ना नीचे। तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, VAW साइन अल्फा, या इसको आप V साइन अल्फा बोल लो अब। और नीचे कौन लेके जाएगा, U साइन थीटा। तो VAW साइन अल्फा इक्वल टू U साइन थीटा, यानी कि V साइन अल्फा इक्वल टू U साइन थीटा। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकल गई। और अब इसको अप्रोच कौन कौन करवा रहा है, तो एक तो V cos अल्फा, और इसका अपोज कौन कर रहा है, U cos थीटा। तो A से B तक जाने में ये तो सपोर्ट कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, तो मैं टाइम A to B क्या बोल दूं, L अपॉन V cos अल्फा माइनस U cos थीटा, जहां मैं अल्फा को क्या भरूंगी, U sin थीटा अपॉन B है ना। अब मुझे अगर यहाँ से cos अल्फा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा निकालूंगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन V स्क्वायर, और इसको यहाँ पुट कर दूंगी मैं। सही है, yes मैम। ठीक है। अब मान लो B to A आना है मुझे, B to A आना है, विंड तो वही है मेरी U, एंगल कितना बनाई हुई है वो, थीटा एंगल बनाई हुई है। तो मेरा यहाँ पर भी कोई बना दो आप U, और एंगल कितना बनाई हुई, थीटा। अब जो एरोप्लेन है वो ऐसी डायरेक्शन रखेगा कुछ VAW, B से सीधा A पे पहुंचना है, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर कौन लेके जाएगा, वही V साइन अल्फा, ताकि वो किसको इफेक्ट को कैंसिल कर सके, वही U साइन थीटा। तो ये चीज तो सेम ही हो जाएगी, लेकिन अब की बार सपोर्ट मिलेगा क्योंकि U cos थीटा A की तरफ आ गया। तो अब की बार जो आप लिखोगे वो U cos थीटा प्लस V cos अल्फा लिखोगे। अब की बार प्लस साइन आएगा और पहले क्या था, माइनस। माइनस साइन, और फिर वही वैल्यू को वापस से अल्फा में भरना पड़ेगा, है ना, इसी अल्फा में भरना पड़ेगा, ठीक है। यस। चलो अगला देखते हैं 1920। ये क्वेश्चन भी इजी है, देखो ये क्वेश्चन सब लोग देख लो एक बार। Find the time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with a side A if the wind is blowing at an angle or along one of its side। भाई उसने बोला है कि विंड जो है वो किसी स्क्वायर की एक साइड के अलोंग फ्लो कर रही है। तो मैंने मान लो ये साइड पकड़ ली, तो विंड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई विंड की। क्लियर है ये चीज। और ये कितना दे रखा है U, और VAW कितना दे रखा है आपको, V दे रखा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस स्क्वायर को नाम दे दूं ABCD, और एरोप्लेन जो है ना वो स्क्वायर पे चलता है, वो रैंडम डायरेक्शन पे नहीं, स्क्वायर पे चलेगा। सपोज दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई, चेन्नई टू बैंगलोर, बैंगलोर टू अगेन दिल्ली। व्हाट इट। तो अभी यहाँ पर विंड भी इस तरफ है और एरोप्लेन अपनी मुंडी भी इस तरफ रखेगा क्योंकि उसको तो बी पे पहुंचना है। तो उसको उसका टाइम होगा वो A अपॉन B प्लस U होना चाहिए AB पाथ के लिए। यस मैम। यस तो समझ में आ रही है। और CD पाथ में क्या होगा कि विंड तो ऐसे चलेगी और C से D पहुंचने के लिए एरोप्लेन को अपनी मुंडी इस तरफ रखनी पड़ेगी। अब की बार हवा उसको अपोज करेगी, तो CD पाथ पे A अपॉन B माइनस U होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला केस हो गया एक तरीके से, विंड की डायरेक्शन में और विंड के अपोजिट, ठीक है। यस अब मैम।
अब मान लो सपोज करो उसको बी से सी पे चलना है और विंड ऐसे चल रही है, तो ये तो रिवर वाला केस हो गया कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग चलना है, तो आपको अपनी मुंडी इस तरफ रखनी पड़ेगी वी को। याद आया? एरोप्लेन Yes. को अपनी मुंडी इस तरफ रखनी पड़ेगी। रिवर जो यहाँ पर अभी विंड का काम कर रही है, या विंड जो रिवर का काम कर रही है, उसकी स्पीड u। तो याद करो बी से सी शॉर्टेस्ट टाइम जो था वो कितना था, d अपॉन अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, Yes, ma'am. यही था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ वाला Yes. टाइम। और सेम लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स कर लो। नहीं समझ में आया? देखो मैम आ गया। हाँ, लास्ट वाले पाथ में क्या होगा कि अपन को जाना इस तरफ है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ अपन को सी से डी में ये मेंटेन करना है। विंड इस तरफ चल रही है, तो इसका मतलब मुंडी इस तरफ रखो। आपकी बात, पिछली बार स्क्वायर के अंदर मुंडी थी, इस बार स्क्वायर के बाहर मुंडी है, तभी तो इसका और इसका रिजल्टेंट ऐड अप होके ऐसे आ सकता है। पर अगेन सिचुएशन तो वही बनेगी ना कि ये थीटा ऐसा होगा ताकि v का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा कंपोनेंट किसको बैलेंस कर सके, u को। और टाइम जो होगा वो क्या होगा, a अपॉन b साइन थीटा। cos थीटा यहां से निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो अगेन टाइम क्या आ जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है? Yes, ma'am. और कोई डाउट किसी का? चलो अब देखो, मेरे को बची है 10 मिनट बची है अभी, है ना? 10 मिनट नहीं, 5 मिनट बची है। तो मैं एक्सरसाइज 2 के 1-2 क्वेश्चन तो डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि मैं टाइम खराब करना नहीं चाहती। नया चैप्टर स्टार्ट होगा नहीं इतनी जल्दी। तो पूछो कौन सा डाउट पूछना है 1 2 3 में से, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के। मतलब कंप्लीट कर लेनी है ना शीट कल तक? हाँ, शीट कंप्लीट कर लो। मैं तुम्हें अगली क्लास में एनएलएम स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसकी अगली क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी, डिस्कशन कंप्लीट निपटाऊंगी, मैं पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। ठीक है? ओके मैम, यस मैम। अभी टाइम किल ना हो इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ बस। बोलो एक्सरसाइज 2 में से, पार्ट 2 में से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है 1 2 3 में से? सेकंड डिस्कस करना है। फर्स्ट हो गया सबसे? यस मैम। चलो सेकंड देखते हैं। 2 identical trains take 3 seconds to pass one another when going in opposite direction, but only 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%. Then find the time in second one would take to pass the other when going in the same direction at their original speed. फिर देखो इसमें क्या है, 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि अच्छा ट्रेन की आइडेंटिकल ट्रेन है ना, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आइडेंटिकल ट्रेन है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि सपोज करो शुरुआत में आपको सिचुएशन ऐसी कुछ दे रखी हो, कुछ ऐसी हो सकती है कि एक एक खत्म होने पर दूसरी स्टार्ट हो रही हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी हो। बोलो, शुरुआत में ट्रेन की लोकेशन ऐसी हो, पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बोलो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये इंजन 1 और ये ड्राइवर 1 है, और ये इंजन 2 और ये ड्राइवर 2 है। मतलब मैं अभी मान रही हूँ कि भाई ये ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो कंप्लीटली क्रॉस करने को क्या मानोगे आप, कि जब इनके ड्राइवर एक दूसरे को बाय बाय बोल दें, है ना? तो कंप्लीटली क्रॉस को मैं ये मानूंगी, ये सिचुएशन मानूंगी। कंप्लीटली क्रॉस को मैं ये सिचुएशन मानूंगी कि ये D1 हो और ये D2 हो, इसकी स्पीड v हो और इसकी स्पीड e हो। बोलो, यस है ना? कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर को। एक काम करते हैं, मैं इस डायग्राम को दिखाने के बजाय मैं इसको रोक के इसको चलाती हूँ। तो ये जब यहां आ जाएगा तब की बात हो रही है, तब क्रॉस मारेंगे पूरा। तो ये कितना लेंथ चला है, तो इंजन 1 कितनी लेंथ चला है, L लेंथ चला है। तुमको 12 लेंथ चला है, तुमको पता लग रहा है? क्लियर है ये चीज? 12 लेंथ। यस मैम। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो टाइम लगता है 12 अपॉन स्पीड कितनी होती है, v1 प्लस v2। क्लियर है ये चीज? और कितना दे रखा है, व्हेन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 3 सेकंड्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 सेकंड्स हो गया। 2 आइडेंटिकल ट्रेन्स take 3 seconds to pass one another when going in opposite direction, but only 2.5 seconds if the
स्पीड ऑफ वन इज इंक्रीज्ड बाय 50%। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो अगले केस में क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड को 1.5 टाइम्स कर लो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगेन क्रॉसिंग लेंथ तो वही होगी 2L, और इट इज 1.5 V1 प्लस V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन है सेकंड केस में भी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो सपोज करो कि तुम्हारी सिचुएशन, तुम तो रेशो ही लोगे ना, इसका रेशो ही लोगे ना, 2L काट दोगे तुम, बोलो। यस मैम। अच्छा, अब मान लो सपोज करो कि सिचुएशन ऐसी भी होती, तो तुम्हारा मान लो ये ट्रेन ऐसे चल रही होती V1 और ये ट्रेन मान लो V2 ऐसे चल रही होती इस तरफ, तो तुम इसको रोक के देखते तो क्रॉसिंग कब मानते? ये तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, एक मिनट रुकना, ये V2 है, हाँ। तो अब तुम क्रॉसिंग कब मानते? जब तुम इसको रोक के देखोगे तो क्रॉसिंग हम यहाँ मानते, ये क्रॉसिंग मानते कि यहाँ क्रॉस हो गई है, जब ये यहाँ आ जाती, ऐसे इस सिचुएशन पे आ जाती। मतलब अगर मैं क्रॉसिंग लेंथ देखूं तो L आती इस केस में, बट फिर दोनों जगह L आता, ऊपर भी L नीचे भी L, वो भी कट जाता है ना। यस मैम। जब आप इनिशियल सिचुएशन ले रहे हो ऐसी, तो आपकी क्रॉसिंग लेंथ जो है, क्रॉसिंग लेंथ वो 2L आ रही है कि भाई क्रॉस करने में उनको 2L चलना पड़ेगा रिलेटिवली। ऐसी सिचुएशन ले रहे हो तो क्रॉसिंग लेंथ L आ रही है, बट मेरे को लगता है कि आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 12 तीनों सिचुएशन में आएगा ना। अब थर्ड केस उन्होंने पूछा क्या है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे अपनी ओरिजिनल स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। तो 12 अपॉन तुमसे पूछा है V1 माइनस V2। अब हो सकता है कि V1 छोटा हो तो मॉड भी लगा लो तुम, ये पूछा है तुमसे क्वेश्चन में। अब कर लोगे मेरे हिसाब से? कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, 1.5 V1 प्लस V2 अपॉन, रेशो ले रही हूं मैं, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 3 बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां तक रेशो ले लिया इसका और इसका, नहीं ये 3 अपॉन 2.5 आएगा, इसका और इसका रेशो ले लिया बेटा, ले लिया। तो यहां से कितना आ गया, 2.5 इंटू 1.5 V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V2, ठीक है बेटा। निकालना एक बार V1 और V2 में क्या क्या रेशो आ रहा है, V1 और V2 का रेशो क्या क्या आ रहा है, मैम बोलो बोलो, दोबारा समझाओ प्रिया। नहीं मैम, मैंने V और U में किया था, एक मिनट बताती हूँ। हाँ तो बात तो एक ही है, V और U में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैम स्लाइड बैक करना। अच्छा, मैंने क्रॉसिंग लेंथ वाला फंडा समझाया क्यों? क्योंकि बेटा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको ट्रेनों की लेंथ दे दे, समझ रहे हो, एक की लेंथ 120 मीटर दे दी और दूसरे की लेंथ मान लो 180 मीटर दे दी, और ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा भी हुआ है, शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है। तो उस समय आपको समझ में आ रहा है कि क्रॉस करने के लिए ट्रेनों की लेंथ मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे हर जगह। यस मैम। यस मैम। है ना, वो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ बता रहे हो कितना रेशो आ रहा है, बता रहे हो, सॉल्व कर दूं, नहीं तो फिर तुम बोलोगे मैम हुआ नहीं सॉल्व, कैलकुलेशन नहीं हुई। 2/3 आ रहा है V1 by V2। V1 बाई V2 कितना आ रहा है? 2/3। 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 2L अपॉन V1 प्लस V2 इक्वल टू 3 दे रखा था, और तुम्हें निकालना है 2L अपॉन V1 माइनस V2 का मॉड, ठीक है। तो 2L अपॉन 3V1 इक्वल टू 2V2 बोल ले, 3V1 इक्वल टू 2V2, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया V1 प्लस V2 की जगह मैंने लिख दिया 3V1 बाय V2, सो 3V1 बाय 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से 2L अपॉन 2 प्लस 3 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 4L बाय 5V1 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो L अपॉन V1 का रेशियो आ गया 15 अपॉन 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं,
v1 माइनस v2 की जगह फिर से लिख दिया 3v1/2। अब मैंने देखो मॉड लगवा दिया ना पहले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, तो 12 अपॉन 1 में से 1.5 गया तो आधा बचा, तो ये हो जाएगा -4l अपॉन v1। अब l अपॉन v1 की वैल्यू कितनी है भैया? कुछ गड़बड़ हो गई तो 15/4। ओह माय गॉड, ओ सही है आंसर 15 सेकंड। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। चलो डन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। यस बाय Brain अगली मैम। क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। चलो मैं भेज दूंगी है ना तुम्हें ग्रुप पे J1। ओके मैम। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.